अब हम बाकायदा तौर पे अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं जिनको दावत देना चाहूँगा जनाब डॉक्टर वकार अहमद भुट्टा साहब, जो कि DHMS BHMS के अलावा 4 मास्टर डिग्रीज हैं इनके पास, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, जो कि अरसा 16 साल से होम्योपैथी के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। इनके दिल में लोगों की हमदर्दी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी एग्जेक्टिव जॉब जो है सिर्फ इंसानों की खिदमत के लिए छोड़ दी और होम्योपैथी में उन्होंने कदम रख लिया। बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और जो लोग सोशल मीडिया में इन है उनको तो लाजमी इस बात का अंदाज़ा होगा कि डॉक्टर वकार अहमद भुट्टा साहब सोशल मीडिया में नुक्ते की बात से बहुत मशहूर हैं और ये इनका तकिया कलाम है, नुक्ते की बात। और नुक्ते की बात में वो ऐसी ऐसी बात कह जाते हैं कि एक बहुत बड़े केस को चंद लफ्ज़ों में सोल्व कर लेते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ डॉक्टर वकार अहमद भुट्टा साहब के लिए नहीं, पूरी होम्योपैथी कम्युनिटी के लिए बड़ी फख्र की बात है कि वो अभी तक 9,800 केसेस क्योर कर चुके हैं इनफर्टिलिटी के, और ये बहुत बड़े एजाज की बात है। अब मैं मजीद आप सबके दरमियान हायल नहीं होता, मैं फौरी तौर पे दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर वकार अहमद भुट्टा साहब से। सर प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएं और अपने इल्म के मोतियों से हमें भी मुस्तफ़ीद होने की तौफीक दें। आज जनाब डॉक्टर वकार अहमद भुट्टा साहब आप लोगों की भरपूर तालियों में, जो कि आप लोगों के लिए रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले होप कैंसर अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर एजाज सैफी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ डॉक्टर इमदाद हुसैन साहब, जो पंजाब होप कैंसर अस्पताल के वो जो है ना ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर बशारत बोबक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी रावलपिंडी इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। मेरी ड्यूटी तो मेल सब्जेक्ट के हवाले से लगाई गई थी, चूँकि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मेल केसेस के हवाले से था, लेकिन उन्होंने भी मोहब्बत का इजहार किया कि फ़ीमेल के ऊपर भी लेक्चर देने की तैयारी की। मैं उनका भी मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले मेरा तारुफ करवाया है। मज़ीद तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मर्दाना बांझपन के हवाले से या इनफर्टिलिटी के हवाले से मेरा ये सब्जेक्ट कैसे बना। बुनियादी तौर पर रावलपिंडी के अंदर एक नामवर होम्योपैथ का नाम डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब था। अब वो उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे वो डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब के शागिर्द थे, तो वो भी बेऔलादी के हवाले से, गायनी के हवाले से पाकिस्तान भर में कैसे देखते थे। तो उनकी फैज़ लेके मैं आज लाहौर में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बुनियादी तौर पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी क्या है। जब शादी के 1 साल तक बच्चा पैदा नहीं होता, यानी मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं, उसके बावजूद बच्चे की ख्वाहिश करने के बावजूद भी बच्चा पैदा नहीं होता, तो ऐसी कैफियत को मर्दाना बांझपन या जनाना बांझपन भी कहा जाता है। तो चूँकि मैं मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, तो इसकी बुनियादी तौर पे जो मरकज़ी 2 किस्में होती हैं। सबसे पहले जो पहली किस्म है वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। होम्योपैथिक सिस्टम बहुत आसान है, इसके जो भी मामलात होते हैं इनको तवज्जो से समझने की ज़रूरत है। हम बाज़ औक़ात चीज़ों को रटा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें जो भी नुक्ता होता है उसको समझने की ज़रूरत है। आवाज़ आ रही है? तो जैसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी का लफ्ज़ है,
तो प्राइमरी जैसे स्कूल होता है तो छोटा बच्चा यानी फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है, तो इसी तरह करके प्राइमरी इनफर्टिलिटी से यहाँ मुराद ये लिया जाएगा कि शादी के बाद पहला बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा। तो इसी तरह करके इसकी जो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, इलामात हैं और उसका जो इलाज है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे तफसील से। उसके साथ साथ जो दूसरी आम वजह होती है वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। तो प्राइमरी की तरह सेकेंडरी जैसे बाद वाला जो एक स्कूल का हिस्सा होता है, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये होता है कि एक आध बच्चा पैदा हो जाता है लेकिन दूसरा बच्चा पैदा नहीं होता, दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा नहीं होता। तो ऐसी कैफियत को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो इसमें थोड़ी सी तफसील ये बताना चाहूँगा कि जब प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है तो बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि आम तौर पर यह होता है कि शादी के बाद खातून को भेज दिया जाता है, जी आप इलाज कराएं, आप चेकअप कराएं। तो मुख्तलिफ़ गायनी की डॉक्टर्स या जो भी उनको डील करती हैं वो 1 साल 1.5 साल तक उनसे फ़ीसें भी लेते रहते हैं और उनका कभी अल्ट्रासाउंड हो रहा है और कभी कुछ हो रहा है, तो वो मामला चलते रहते हैं। तो 1-1.5 साल के बाद ये फ़ैसला किया जाता है कि नहीं जी आप अपने मियाँ के भी टेस्ट करवा लें। तो ये मुनासिब नहीं है। मेरा इल्म ये कहता है कि चूँकि मर्द ने शादी की होती है, मर्द पहले एक होता है, फिर बाद में शादी के बाद वो 2 होते हैं, फिर 2 से 3 और 4 होना चाहते हैं। तो इसी तरह करके असूल ये कहता है कि सबसे पहले मर्द का इलाज किया जाए, मर्द के मामलात को समझा जाए, यानी कि मर्द की जो जरासीम की रिपोर्ट है उसको फोकस किया जाए, सबसे पहले चेक किया जाए। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी में ये होता है कि सबसे पहले असूली तौर पर ये होना चाहिए कि मर्द की जो सीमन एनालिसिस होती है, सीमन रिपोर्ट होती है, उसको चेक किया जाए। तो इंशाल्लाह सीमन रिपोर्ट के हवाले से भी तफसील से आपसे बात होगी। तो अगर मर्द की जरासीम की रिपोर्ट ठीक है तो फिर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं अपनी प्रैक्टिस के हवाले से ख़ास नुक्ता ये भी शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई मियाँ बीवी हमारे पास रब्ता करते हैं तो मैं 2 चीज़ें ज़रूर पूछता हूँ। एक नुक्ता ये होता है कि आपकी जो रिपोर्ट है, सीमन की रिपोर्ट कैसी है, अगर है तो वो दिखा दें। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारी रिपोर्टें ठीक है, मेरी रिपोर्ट ठीक है। तो इसको नुक्ता ये होता है कि रिपोर्ट को देखना डॉक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। रिपोर्ट देखे बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बाज़ औक़ात रिपोर्ट मरीज़ समझता है कि ठीक है लेकिन वो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं होती है, उसके अंदर कोई ना कोई मसाइल होते हैं। तो इसी तरह दूसरा जो ज़बानी कलामी नुक्ता पूछना चाहिए उस मियाँ बीवी यानी जोड़े से पूछना चाहिए, वो सवाल होता है जी यानी डॉक्टर को जजमेंट करनी चाहिए कि खातून का वज़न कितना है। जिन ख़वातीन का बच्चियों का वज़न ज़्यादा होता है उनके तो मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चियां स्मार्ट होती हैं, ख़वातीन स्मार्ट होती हैं, 90% ये समझा जाता है कि उनके अंदर किसी किस्म का फॉल्ट इंशाल्लाह नहीं होगा। तो जब ये पता चलता है यानी अगर उसका मियाँ मशवरा के लिए आया हुआ है तो ये पता चलता है जी उनकी मिसेस स्मार्ट है, उनका वज़न ज़्यादा नहीं है, तो उसमें यानी ये शॉर्टी हो जाती है कि वज़न अगर कम में खातून स्मार्ट है तो मसाइल नहीं होंगे, बाकी चीज़ें लेवल नॉर्मल होंगे। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अंदर एक नुक्ता ये ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक बच्चा है दूसरा नहीं है। तो उसमें ये मिस्टेक हो रही होती है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में कि वो बंदा कहता है कि मेरा तो एक पहले बच्चा है, इसका मतलब है कि मेरी रिपोर्ट ठीक है। नुक्ता ये होता है कि गाड़ी भी 5 साल के बाद काम निकालती है, तो चांस ये भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि 2, 4, 5 साल बाद मर्द की जरासीम की रिपोर्ट ख़राब हो गई हो। मेरा एक बेलादी का शोबा बनने का एक जो पहला केस था उसको यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ। क्लिनिक के इफ्ताह के फ़ौरन बाद एक मियाँ बीवी मेरे पास आए, तो मियाँ की उम्र 45 साल थी और उनके साथ उनकी मिसेज़ की उम्र 18 साल थी।
तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि राय साहब ये क्या मामला है कि आपकी बीवी बहुत कम एज की है। तो कहने लगे कि मैंने 3 शादियां की हुई हैं। तो मैंने कहा जी तीनों मौजूद हैं? कहते हैं जी तीनों मौजूद हैं। तो बस बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो अब तीसरी शादी भी घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक कर लिए। तो मैंने उनको कहा कि आप इस तरह ना करें कि एक खातून में नुक्स हो सकता है, दूसरी में भी हो सकता है। तो मेरा मशवरा यह है कि आप सीमन रिपोर्ट लेके आएँ तो फिर बात होगी। जब वो काफ़ी बहस मुबासा के बाद सीमन रिपोर्ट लेके आए तो उस सीमन रिपोर्ट के अंदर एक्टिव जो जरासीम थे वो 5% थे। तो कहने लगे कि 1 माह पहले ये रिपोर्ट ठीक थी। तो चूँकि डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे उसमें सिफलिनियम CM, आरामेट CM और एक्सरे 30 में बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरह मेरी प्रैक्टिस उस वक़्त कोई ज़्यादा नहीं थी। मैंने उनके नुक्ते को बेस बनाते हुए सिफलिनियम की 1 डोज़ दी और आरामेट की डोज़ दी और साथ 30 पावर में आरामेट 30 और एक्सरे 30 भी लगा दी। तो मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियादी आर्डर है जिसके अंदर आज तक बहुत ज़्यादा केसेस ठीक हो चुके हैं। तो इसी तरह करके प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बाद और जो इसकी 1-2 बुनियादी टाइप्स होती हैं उसमें एक नुक्ता होता है कि उसकी जो वजह है वो जीन्स के हवाले हो सकती है, यानी पैदाशी तौर पे फॉल्ट हो सकता है। जो बड़े बड़े केस होते हैं एजोस्पर्मिया वगैरह या इस तरह के जो मुश्किल केस होते हैं उसमें जीन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जेनेटिक काज हो सकती है। तो अगर जीन्स की खराबी मौजूद हो फैमिली हिस्ट्री के अंदर तो हमारा जो स्टार्ट है वो कार्सिनोसन से होगा। तो इसी तरह करके जो मज़ीद हम वजूहात, इलामात और उसका इलाज है उसके ऊपर बात करते रहेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी बड़ी वजह है उनमें इन्फेक्शन भी शामिल हैं। इन्फेक्शन से ये मुराद है कि जैसे क्लेमेडिया हो सकता है, इकोलाई हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, मम्स की हिस्ट्री हो सकती है। तो ये जो बुनियादी इन्फेक्शन होते हैं इसको भी फोकस करने की ज़रूरत है। अब मिसाल के तौर पे ये जो मैंने आपको क्लेमेडिया बोला इसकी भी पोटेंसी मौजूद है। गोनोरिया के हवाले से मेडोरिनम, थुजा, पल्साटिला, मर्कसाल ये बड़ी दवाइयाँ होती हैं। तो इसी तरह करके अगर मम्स की हिस्ट्री होती है तो पैरोटाइडिनम और पल्साटिला मरकज़ी दवाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि पल्साटिला का खासा ये है कि इसमें सुप्रेशन पाई जाती है, सुप्रेशन। तो इसी तरह करके जो मज़ीद वजूहात होती हैं उनको ज़िक्र करने से पहले एक नुक्ता ये बताना चाहूँगा कि इन्फेक्शन में एक चीज़ और एक्सपीरियंस में देखी गई है कि बाज़ औक़ात ख़वातीन को भी मुख्तलिफ इन्फेक्शन होते हैं। मसलन उनका टार्च प्रोफाइल पॉजिटिव होता है तो उस टार्च प्रोफाइल की वजह से जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, रूबेला है, हर्पीज़ है, इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं, अगर किसी खातून का ये टार्च प्रोफाइल पॉजिटिव है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसकी जो मर्द की जरासीम की रिपोर्ट है वो भी ख़राब हो सकती है। तो इन्फेक्शन का मामला ऐसा है कि दोनों तरफ ध्यान रखना है कि अगर एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे को भी ट्रीट किया जाए, यानी उसका भी इलाज किया जाए। मेरी प्रैक्टिस के अंदर जो 9800 के लगभग केसेस ठीक हुए हैं, मेरी कोशिश होती है कि इलाज दोनों का किया जाए। हम लोगों से दोनों की फ़ीस, भले कोई एक बंदा दवाई लेता है लेकिन दोनों की फ़ीस पे करता है। तो उसमें जब मियाँ बीवी दोनों इलाज करवाते हैं तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम जो क्योर रेशो है वो हो जाता है। तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि दोनों का इलाज करें। वैसे भी हमारे माशरे के अंदर बड़े मसाइल हैं कि अगर कोई मर्द बांझपन की दवाई खाता है तो वो उसको इस बात का डर खौफ होता रहता है कि उसकी खातून कह देती है जी मेरे मियाँ दवाई खा रहे हैं, तो वो एक बड़ा नेगेटिव असर लिया जाता है। तो इसलिए माशरती पहलू को भी देखें, अपने भी प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए बेहतर नुक्ता ये है कि दोनों का इलाज किया जाए।
जब भी हेलो जब भी बॉडी के अंदर मौजूदा इन्फेक्शन या कोई भी टीबी के असरात या कोई चीज़ डेवलप हो रही होती है तो उसकी दवाई होती है बेसिलिनियम। और जब टीबी हो चुकी होती है, हिस्ट्री के अंदर टीबी मौजूद होती है, फैमिली हिस्ट्री के अंदर, या वैसे पेशेंट को कोई टीबी हो जाती है तो उसकी जो दवाई होती है वो ट्यूबरकुलोसिस होती है। तो बॉडी के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्सों में टीबी पाई जाती है, दिमाग की टीबी हो सकती है, उसके अलावा स्किन की हो सकती है, उसके अलावा पेट की हो सकती है, तो इसी तरह टेस्टिस की टीबी भी पाई जाती है। तो उसके लिए ख़ास दवाई बेसिलिनियम टेस्टिकम यूज़ की जाती है जो बहुत गहरा असर करती है, बहुत फ़ायदा करती है। इसी तरह करके बाकी वजूहात के अंदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके वाले से मेडोरिनम, थूजा, इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा यूटीआई का मामला बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोगों को यूटीआई की कंप्लेंट रह चुकी होती हैं। तो यूटीआई के वाले से भी एक ख़ास नुक्ता ये शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों को यूटीआई ऐसे भी हो जाता है कि जब वो कोई पब्लिक किस्म का वाशरूम यूज़ करते हैं तो जब तेज़ किस्म का पेशाब आया होता है तो वो पेशाब जब यानी उस बर्तन के अंदर गिरता है तो उसी के अंदर से जो बाहर से कोई ना कोई बैक्टीरिया, जरासीम ट्रैवल करके उस बंदे तक पहुंच जाता है। तो इसी तरह यूटीआई के जो केसेस होते हैं उसमें मेडोरिनम, थूजा और मर्कसाल की अगर एक हाई डोज में पुड़िया दे दी जाए तो बहुत ज़्यादा 90% केसेस ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा जो जनरल दवाइयाँ हैं, पल्साटिल है, कैंथरेस है, एपस, इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। उसके अलावा वेरिकोसील के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हमारे मुल्क के अंदर। इनफर्टिलिटी के वाले से, बांझपन के वाले से अक्सर देखा गया है कि जो मर्द हज़रात होते हैं जब उनके बांझपन के वाले से केसेस आते हैं तो उसमें वेरिकोसील का इशू होता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर यानी ये डायग्नोज होता है कि इस बंदे को वेरिकोसील का मसला है। एक और तजर्बे की बात यह है कि जब भी कोई बंदा रिपोर्ट लेके आता है तो उसकी जरासीम की रिपोर्ट 5% के लगभग होती है, यानी 3% है, 5% है, 6% है। तो इसमें 90% चांस होता है कि ऐसे केस वेरिकोसील के होते हैं, यानी 5-7% से ऊपर रिपोर्ट जाती ही नहीं है। तो आप बगैर यानी उसके टेस्ट कराए भी कह सकते हैं कि ये वेरिकोसील का केस है और उसको वेरिकोसील के वाले से ट्रीट करें। वेरिकोसील से मुराद ये होता है कि जो टेस्टिस के अंदर जो बारीक किस्म की नालियाँ होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए पल्साटिला टॉप की दवाई है। पल्साटिला 200 रोज़ाना दें। उसके साथ साथ एब्रोटीनम इसकी मरकज़ी दवाई है। हीमामालस, लेक्सिस लेफ़्ट साइड के वेरिकोसील में और राइट साइड के वेरिकोसील में लाइको जो है 200, वो भी बहुत ज़्यादा केसेस ठीक कर सकती है। तो इसमें नोसोड्स के वाले से एक आध डोज मेडोरिनम की दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा केसेस एजाकुलेशन के वाले से भी हैं। बाज़ बात ये होता है कि मियाँ बीवी जब बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एजाकुलेशन के भी मसाइल होते हैं कि स्पर्म जो हैं वो पूरी तरह एग को पेनिट्रेट नहीं करते, यानी स्पीड के साथ स्पर्म आगे तक नहीं पहुँचते हैं। तो एजाकुलेशन के वाले से बहुत अच्छी किस्म की दो दवाइयाँ हैं। उसमें ओनास्मोडियम है, लाइकोपोडियम है, न्यूफरलोटम क्यू में है, यूहम्बिनम क्यू में है। ये दवाइयाँ बहुत अच्छा एजाकुलेशन के मसाइल को हल करती हैं। उसके अलावा अगर इरेक्शन के भी मसाइल होते हैं मर्दों को तो उसमें इग्निशिया आरमेट ओनास्मोडियम की एक आध पुड़िया दे दें और उसके साथ साथ यूहम्बिनम और न्यूफरलोटम क्यू में देते हैं तो ये मसाइल बहुत अच्छे ठीक हो सकते हैं। उसके बाद टेस्टिस का जो ट्यूमर होता है उसके भी मसाइल बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं। अगर टेस्टिस के अंदर ट्यूमर मौजूद है या कोई हिस्ट्री है तो ऐसे केसेस में स्पर्म बनने का जो अमल होता है वो मुतासर होता है और ज़्यादातर देखा गया है
कि एज़ोस्पर्मिया जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में चूँकि कैंसर ऑफ टेस्टिस की जो मरकज़ी दवाई है वो कोनियम होती है, तो कोनियम जो है ना बहुत अच्छे किस्म के केस ठीक करती है, टेस्टिस के ट्यूमर को और एज़ोस्पर्मिया को बग़ैर इलामात के ये ठीक करने की सलाहियत रखती है। उसके अलावा हार्मोन के मसाइल होते हैं, जिस तरह ख़वातीन के अंदर हार्मोन के मसाइल होते हैं, मर्दों में भी हार्मोन के मसाइल हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की रिपोर्टें ख़राब होती हैं, FSH लेवल ज़्यादा हो सकता है, LH ज़्यादा हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। तो इनकी बाकायदा पाकिस्तान के अंदर पोटेंसियाँ भी मौजूद हैं हार्मोन्स के हवाले से। FSH की भी पोटेंसी मौजूद है, LH की भी पोटेंसी मौजूद है और टेस्टोस्टेरोन की भी पोटेंसी मौजूद है। ये आप 30 पावर में 200 में एक का डोज रोज़ाना दे सकते हैं। तो इसी तरह करके टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो CM की एक आध डोज दें और उसके बाद 30 पावर की डोज जो है ना आप एक आध डोज रोज़ाना भी दे सकते हैं। ये पोटेंशियल मार्केट में मौजूद हैं। उसके अलावा जो अगली एक और बड़ी वजह होती है वो डिफेक्ट ऑफ द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म, यानी कि स्पर्म पैदा तो होते हैं लेकिन उसके अंदर ब्लॉकेज होती है। ये इस तरह के मसाइल, ब्लॉकेज के जो मसाइल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो ब्लॉकेज के मसाइल होते हैं उसमें पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है, थूजा, सिफलिनियम आरामेट ये ब्लॉकेज को खोलती है। ट्यूबर की एक आध डोज देंगे तो ये ब्लॉकेज को खोलने की सलाहियत रखती है। इसी तरह करके बांझपन के हवाले से इंटरकोर्स के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। पहले भी मैंने इसको मुख्तसर बताया, लेकिन ज़ाहिर है अक्सर देखा गया है कि मौजूदा दौर में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बच्चों की शादियां होती हैं, फिर उनके आगे मसाइल इंटरकोर्स के हवाले से बन जाते हैं। तो शादी के बाद अगर इस तरह के डर खौफ के हवाले से अगर ऐसे मसाइल होते हैं तो एक शादीशुदा जोड़े को जब आप जलसीमियम 200 और अर्जेंटम नाइट 200 रोज़ाना देंगे तो उनका कम से कम जो माइंड क्लियर हो जाएगा, उनके अंदर जो डर खौफ का आंसर है वो क्लियर हो जाता है और इंटरकोर्स के मसाइल हल हो जाते हैं। जनरल लेवल पे ओनास्मोडियम 200 और लाइकोपोडियम 200 और उसके अलावा न्यूफर यूहम्बिनम क्यूब है। मेरे जो बाज़ार के अंदर जो स्टोर से बिल ज़्यादातर लिखे जाते हैं उसके अंदर डॉक्टर न्यूफर लोटम भी लिखा होता है। हमारे क्लिनिक के ऊपर न्यूफर लोटम इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये वाहिद वो दवाई है जो सेक्स के जुमला मामलात को ठीक करती है और बांझपन के जो यानी इस तरह के यानी ताकत के हवाले से जो मसाइल होते हैं उसको ठीक करती है। एक और बड़ी वजह जो पाकिस्तान के अंदर देखी गई है वो है सीलिक डिजीज़। गंदम से जो एलर्जी होती है, जो लोग गंदम नहीं खा सकते, तो हमारे चूँकि जीन्स के अंदर गंदम के अंसर मौजूद होता है कि हम यानी ख़ानदानी तौर पे यानी खुराक के अंदर गंदम के इस्तेमाल करते हैं। तो जिन लोगों को एलर्जी होती है तो वो गंदम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनको सीलिक डिजीज़ के हवाले से ट्रीट करना चाहिए। अगर हम उनको बाकायदा ट्रीट नहीं करेंगे तो उनका जो स्पर्म बनने का अमल होता है वो रुक जाता है और बांझपन के मसाइल पैदा होते रहते हैं। सीलिक डिजीज़ के हवाले से कार्सिनोसिन और ट्यूबर की एक डोज दें। उसके अलावा नेट्रम सल्फ 200, लाइको 200, तमासा क्यूम है, ये जो दवाइयाँ होती हैं। उसके अलावा इसकी एक मखसूस पोटेंसी भी मौजूद है मार्केट के अंदर, वीट के नाम से। आप वीट 30 की एक डोज भी रोज़ाना दें तो सीलिक डिजीज़ के हवाले से मसाइल हल हो सकते हैं। मेरे पास पिछले दिनों भी यानी मुख्तलिफ़ केसेस आते रहते हैं, तो लोग बहुत महंगे महंगे यानी गंदम के मुतबादल में बिस्किट और ये वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके फिर इस वजह से क्या होता है कि स्पर्म बनने का अमल मुतासर होता है। तो उनको बाकायदा ट्रीटमेंट करके सीलिक डिजीज़ से जान छुड़ाई जा सकती है।